स्लो क्रॉप या फीड रुक जाना ये क्या होता है और इसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं। जो ह्यूमन एरर होते हैं, हमारी गलतियां कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ या ये प्रॉब्लम आता है, किन बर्ड्स में ये प्रॉब्लम आता है और इसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। बर्ड का अर्ली स्टेज में हैंड फीड पे उठाना। मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त, उनका ब्लू एंड गोल्ड और एक अफ्रीकन ग्रे का पीस एक्सपायर हुआ स्लो क्रॉप की वजह से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशीर और आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो मेरी आज की वीडियो एक बड़े ही अहम और सीरियस टॉपिक के ऊपर, जो कि है स्लो क्रॉप का। स्लो क्रॉप, क्रॉप स्टेसिस या सोर क्रॉप या फिर फीड रुक जाना, जिसको हम अपनी जो लोकल लैंग्वेज में जो भी आजकल कह रहे हैं, फीड रुक जाना, फीड डाइजेस्ट ना होना, ये सारे एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्लो क्रॉप या फीड रुक जाना ये क्या होता है और इसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं। जो ह्यूमन एरर होते हैं, हमारी गलतियां कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ या ये प्रॉब्लम आता है, किन बर्ड्स में ये प्रॉब्लम आता है और इसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये सारा आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ने मुझे इसके बारे में पूछा, ठीक है। और उनके बर्ड्स में ये प्रॉब्लम आया और जो भी इसके बाद में चेक किया गया इसके एनालिसिस में, तो उसमें वही बार बार रीज़न, ठीक है, रिपीट हो रहे थे या वही ह्यूमन नेग्लिजेंस थी जो कि ये रीज़न बन रही थी। और वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाऊंगा, कुछ बर्ड, कुछ वीडियोस जिन बर्ड के साथ ये प्रॉब्लम आया और उसने क्या क्या नुकसान किया, ठीक है। ग्रीन रिंगनेक से लेके ब्लू एंड गोल्ड मका तक, ठीक है, हर बर्ड में ये प्रॉब्लम आ रहा है। और अभी जो हालात चल रहे हैं ना, अब ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीरियस और काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो चलते हैं बाकी। सबसे पहले कि ये स्लो क्रॉप या क्रॉप स्टेसिस क्या होता है। तो ये होता है कि फ़ीड का रुक जाना, फ़ीड का जम जाना, ठीक है, फ़ीड का डाइजेस्ट ना होना बर्ड के क्रॉप में। अक्सर आपने देखा होगा हैंड फीड वाले बर्ड्स में ये इशू आता है। जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ चुका है, जो ये फेस कर चुके हैं, उनको तो इस चीज़ का अच्छी तरह से इल्म है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फ़ीड जो है वो बर्ड के क्रॉप में रुक जाती है। रुकती क्यों है, ठीक है, वो उसके आगे मैं आपके साथ रीज़न शेयर करूँगा। फ़ीड रुक जाती है, अक्सर डिज़ोल्व नहीं होती और वहाँ पे ना क्रॉप में बैक्टीरिया क्रिएट हो जाते हैं। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो क्रॉप के अंदर फ़ीड मौजूद होती है उसको फर्मेंटेशन के ज़रिए ना वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है क्रॉप में और वो एक फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है जो क्रॉप को ब्लॉक कर देती है और फीड डाइजेस्ट नहीं होती, फीड रुक जाती है बिल्कुल ना। अब इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, इसके 3 तरह की शेप्स हो सकती हैं कि फ़ीड जो रुकना है। इसमें एक तो ये होता है कि फ़ीड का बिल्कुल डाइजेस्ट ना होना, ठीक है। आपने बर्ड को फीड करवाई है, फीड बिल्कुल सिरे से रुक गई है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, बिल्कुल क्रॉप जो है वो जैम हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है बिल्कुल ना। इसको क्रॉप ब्लॉकेज भी कहते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी शेप ये हो सकती है कि बर्ड की फीड जो है वो डाइजेस्ट तो होती है लेकिन बहुत बहुत स्लो और लेट डाइजेस्ट होती है, कि जहाँ पे हम बर्ड को हर 6 घंटे बाद या 7 घंटे बाद, 5 घंटे बाद फीड करवा रहे हैं, वहाँ पे बर्ड 6 घंटे 5 घंटे बाद फीड डाइजेस्ट कर रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से जो फ़ीड है वो अक्सर औकात 12-12, 15-15 घंटे भी डाइजेस्ट नहीं होती और एक एक दिन भी ले जाती है। अक्सर इस तरह की कंडीशन हो जाती हैं। तो ये हो गई इसकी दूसरी फॉर्म। उसके बाद जो इसकी तीसरी फॉर्म आती है कि बर्ड की फीड डाइजेस्ट होती है, स्लो डाइजेस्ट हो या जो भी जिस तरह से भी डाइजेस्ट हो, अर्ली डाइजेस्ट हो, लेकिन जो फीड है वो एंड पे एक रेजिडुअल छोड़ जाती है। अपनी बकिया फीड जो है ना वो बच जाती है और वो एक हार्ड ना, जिसको हम बॉल कह सकते हैं या स्टोन टाइप, इस तरह की चीज़ ना बर्ड के क्रॉप में बन जाती है, जिसको बाद में डिज़ोल्व करना वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसका भी आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा। किन बर्ड्स में इशू आता है, ये उन बर्ड्स में इशू आता है जो हैंड फीड पे हों, जो अभी कवर्ड ना हुए हों, पिंस पे चीक हों या पिंस से पहले हों, ठीक है, उन बर्ड्स में ये इशू आता है। इनिशियली इसको हम डिज़ीज़ कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका टाइम पे सोल्यूशन ना करें, ठीक है, तो एक वायरल इन्फेक्शन बन जाता है जो एक बर्ड से दूसरे बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर आपका हैंड फीड वाला फ्लॉक है तो सारे में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो जो ह्यूमन एरर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
तो ये हो गया कि ये किन बर्ड्स में आता है। अब आ जाते हैं इसके रीज़न की तरफ कि ये क्यों आता है। के रीज़न में डिफरेंट रीज़न हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ मेन है, जो सबसे पहले इसमें डिज़ीज़ का जो सबसे पहला रीज़न है वो है बर्ड का अर्ली स्टेज में हैंड फीड पे उठाना। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बार बार आपको कहता रहता हूँ कि बर्ड जब भी आपने चिक जो है वो हैंड फीड पे उठाना है ना, तो 15 से 20 दिन का चिक ना आपने हैंड फीड पे उठाना है, इससे पहले नहीं उठाना। 20 दिन 25 दिन, ठीक है। तो ये उन बर्ड्स में सबसे ज़्यादा आता है। ये नहीं कहूँगा कि बाद वाले बर्ड में नहीं आता 20 दिन वाले, उन बर्ड्स में भी ये इशू आता है। 25-25 दिन 30-30 दिन का जो चिक हम पेरेंट फीड से उठाते हैं उनमें भी ये इशू आता है, लेकिन उसमें ह्यूमन नेग्लिजेंस ज़्यादा होती है। जो इससे पहले के चिक्स होते हैं उसमें ह्यूमन नेग्लिजेंस भी होती है और पेरेंट फीड ना होने का या जल्दी उठाने का ये एक रिस्क फैक्टर भी होता है। उसके बाद जो ह्यूमन एरर इसमें आते हैं वो है फीड में जो प्रॉब्लम हम छोटी छोटी मिस्टेक्स, जो माइनर मिस्टेक्स हैं वो करते हैं और वो हमें बड़ी प्रॉब्लम का जो है बाइस बनती हैं। इसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि फ़ीड का बहुत कम करवाना या बहुत ज़्यादा करवा देना। आपको मैं अक्सर कहता हूँ कि फ़ीड जो है कभी भी क्रॉप भर के या क्रॉप का बलून ना बनाएं। जब हम क्रॉप भर के फ़ीड देते हैं, फ़ीड बहुत कम देते हैं। उसके अलावा फ़ीड की थिकनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक फ़ीड हम अक्सर करवा देते हैं कि फ़ीड ज़्यादा टाइम निकाल जाएगी, उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। फ़ीड में जब लिक्विड पोर्शन कम होता है तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, बाकी की जो फ़ीड है वो क्रॉप के अंदर स्टक हो जाती है, उसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है। फिर फ़ीड का टेम्परेचर, अक्सर देखने में ये बात आती है कि फ़ीड का जो टेम्परेचर है वो बड़ा इसमें मैटर करता है। जिस टेम्परेचर पे बर्ड को फ़ीड देनी चाहिए वो होता है 30 डिग्री 31 डिग्री, ठीक है। 31 डिग्री आइडियल होता है जो रेकमेंड किया जाता है, लेकिन हम इस तरह से करते हैं, अगर हमने 30 डिग्री पे फ़ीड बना ली है, अगर चिक्स हमारे पास कोई 5-10 चिक या ज़्यादा चिक्स हैं तो हम उनको फ़ीड करवाना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। जब करवाते रहते हैं फ़ीड तो जो एंड वाला चिक होता है या लास्ट चिक्स होते हैं वहाँ तक फ़ीड पहुँचते पहुँचते फ़ीड का टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो चुका होता है। जो अर्ली स्टेज के चिक्स होते हैं या अर्ली जिनको हमने फ़ीड करवाई होती है उनको तो जो नॉर्मल चाहिए टेम्परेचर उस पर फ़ीड मिल जाती है, लेकिन जो बाद वाले चिक्स हैं उनमें ये फिर उनको ठंडी फ़ीड करवाना पड़ती है, उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आता है। उसके बाद एक बहुत जो गलती इसमें ये हो जाती है कि अगर किसी एक बर्ड में इशू है, ठीक है, कंटेमिनेशन, फीड इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ एयर में पड़े रहें, जो उनको बैक्टीरियल अटैक हो, उसके बाद इस तरह से हो कि किसी एक चिक को ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस एक चिक के हैंड फीडिंग इक्विपमेंट्स जो हैं उससे बाकी चिक्स को फीड करवा रहे हैं, ये सरासर गलती होती है। बहुत बड़े नुकसान की तरफ ये बात जा सकती है कि अगर आपका एक बर्ड इस इन्फेक्शन के अंडर है, आप उसके जो फीड इक्विपमेंट्स हैं उससे बाकी चिक्स को भी फीड करवा रहे हैं, तो इससे भी ये प्रॉब्लम आता है। और इसके बाद एक जो रीज़न इसमें बनता है कि हम अक्सर बर्ड्स को जो बर्ड के नीचे नेस्टिंग मटेरियल डालते हैं वो जो है वो भी इस चीज़ का बायस बन सकता है, क्योंकि चिक्स जो हैं अर्ली स्टेज में उनको क्यूरोसिटी होती है, वो जो भी नेस्टिंग मटेरियल होता है उसको ना वो चूंच में दबा के ना खाते रहते हैं। लोग पैलेट्स यूज़ करते हैं, मैं वुड शेविंग यूज़ करता हूँ, लेकिन लोग पैलेट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो जब कोई नेस्टिंग मटेरियल या एक्सटर्नल जो एजेंट है कोई भी इस तरह का वो बर्ड के अंदर चला जाए क्रॉप में, तो वो भी इस जो डिज़ीज़ है इसका रीज़न बन सकता है। इसके अलावा फिर एक रीज़न आ जाता है ह्यूमिडिटी का और ब्रूडर के टेम्परेचर का। अभी तो खैर ब्रूडर नहीं यूज़ हो रहे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, लेकिन जिन दिनों ब्रूडर यूज़ होते हैं उन दिनों ब्रूडर के टेम्परेचर का और ब्रूडर के अंदर ह्यूमिडिटी का। अक्सर ब्रूडर में इस तरह होता है कि ह्यूमिडिटी मीटर नहीं लगा होता, ह्यूमिडिटी राइज़ अप होने की वजह से जो चिक है वो घुटन होती है उसको और उसके फीड रुक जाती है, उसकी वजह से भी ये इशू आता है। तो ये कुछ रीज़न है जो भी मैंने आपको बताई हैं। रीज़न मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो है चिक का अर्ली स्टेज में उठा लेना, उसके अलावा चिक को जो है फीड की ओवरडोजेज या फीड ज़्यादा थिक करवाना, फीड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होना या टेम्परेचर हाई होना, उसके अलावा जो ब्रूडर है ब्रूडर की ह्यूमिडिटी, अगर किसी एक चिक को ये डिज़ीज़ हुई है उसके जो कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स है उससे आप बाकी चिक्स को फीड करवा रहे हैं, या फिर जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जो भी नेस्टिंग मटेरियल है या कोई भी और बैक्टीरियल अटैक कोई उनका बर्ड के क्रॉप में चले जाना, तो ये सारे रीज़न है। इसके बाद आ जाते हैं अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहला होता है स्टेप डायग्नोसिस का कि हाँ भी वाकई आपके बर्ड में ये इशू आ रहा है, बर्ड ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो जब ये डायग्नोज हो जाए उस हिसाब से फिर इसका ट्रीटमेंट होता है। अक्सर इस तरह से होता है कि हम बर्ड को ना रात को फीड करवा के ना जब सो जाते हैं या
क्योंकि रात की एक रूटीन होती है कि बर्ड को फीड करवाने के बाद हमने सो जाना है, और रात के बर्ड में ये ज़्यादा इशू आता है क्योंकि बर्ड फीड रोक जाता है और अल्लाह ना करे सुबह तक ना चिक एक्सपायर हुआ होता है। तो सबसे पहले चिक को ऑब्जर्व करना होता है, नाइट टाइम हो या डे टाइम। अगर चिक को डायग्नोस हो गया है उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट होता है कि बर्ड को आपने ना फीड नहीं देनी जब तक उस बर्ड की पहली फीड डाइजेस्ट नहीं होती, ठीक है। अगर 6 घंटे लेती है, 7 घंटे, 8 घंटे, ठीक है। अगर तो बर्ड फीड डाइजेस्ट कर रहा है लेकिन स्लो डाइजेस्ट कर रहा है तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि बर्ड को इलेक्ट्रोलाइट दिया जाए। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इस तरह से करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम पानी के अंदर ना ग्राई वाटर ऐड करके दे देते हैं, लेकिन ग्राई वाटर की निस्बत जो मैंने अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं वो आप ना जो नॉर्मल शुगर होती है जो घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं वो पानी में ना जो पानी का नॉर्मल टेम्परेचर करके जो फीड के लिए हम यूज़ करते हैं उस टेम्परेचर को हम करके उस पानी में चीनी मिक्स करके वो बर्ड को ना 5 से 10 सीसी इंजेक्ट कर देते हैं ताकि जो फीड है ना वो थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाए। उसके साथ क्रॉप को थोड़ा सा आपने ना दबा देना है ताकि जो फीड है ना मतलब उसको मिक्स कर देना है पानी के अंदर, तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा ना इशू रिज़ॉल्व हो जाता है। अगर आपका बर्ड इनिशियली फीड इस हद तक रोक चुका है कि वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती, क्रॉप बिल्कुल जैम हो चुका है, तो उसके बाद फिर आता है इसका ट्रीटमेंट फ्लशिंग के मेथड का। अब फ्लशिंग किस तरह से होती है, फ्लशिंग का एक तो मैंने बता दिया, अगर तो स्लो डाइजेस्ट हो रही है, लेकिन अगर बर्ड बिल्कुल ही फीड रो चुका है तो इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो बर्ड की एक्सपायरी है। तो आपको जो फ़ौरन ट्रीटमेंट करना होता है, अगर तो आपके पास कोई ऑथेंटिक वेट है जो बर्ड का ट्रीटमेंट कर सकता है और उसको इस चीज़ का पता है, तो आप उसके पास जाएँ, उसको बताएँ और वो इसका ट्रीटमेंट करे। लेकिन अगर आपके पास कोई इस वक्त या उस वक्त ऑथेंटिक वेट नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट आपको खुद करना पड़ता है। उसका तरीका ये होता है कि आपने ना पानी से ना बर्ड का क्रॉप फिल कर देना है, बिल्कुल फिल इस तरह से कर देना है कि जितनी भी उसके अंदर फीड है ना वो सारी डाइल्यूट हो जाए, यानी पतली हो जाए बिल्कुल, और वो पानी की शेप में ही आ जाए। और जैसे ही बर्ड का क्रॉप फिल हो, उसमें फीड मिक्स हो, तो आपने उस फीड को रिवर्स खींच लेना है, ठीक है। जिस तरह से आप फीड इंजेक्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से उसको आपने रिवर्स खींचना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा केयर वाला मामला है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो आपका पाइप है, एक तो पाइप आपका बिल्कुल क्रॉप के अंदर तक जाना चाहिए, ठीक है। मैंने सिरिंज तैयार करने वाले मेथड में बताया था, जब भी फीड करवाने नया बंदा फीड करवाए तो जो पाइप है वो लंबा क्यों रखना चाहिए कि वो बर्ड के क्रॉप के अंदर तक जाए। और इसमें ये होता है फिर कि जब क्रॉप के अंदर पाइप चला जाए तो जो पाइप है वो जो क्रॉप की वाल है उसके साथ टच ना हो, ठीक है। सिर्फ क्रॉप के सेंटर में रहे और वहाँ से आपने ना उसको फीड को है बाहर वापस खींचने लग जाना है। जितनी फीड है बाहर खींच लेनी है। उसके बाद ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है तब तक जब तक बर्ड का क्रॉप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाता, यानी बिल्कुल साफ़, और आपको सिर्फ उसके अंदर ना साफ़ पानी ना नज़र आने लग जाए, तब तक आपने ये प्रोसेस रिपीट करना है। उसके बाद कुछ मेडिसिन आती हैं, ठीक है, जो इसको ट्रीट करने के लिए होती हैं। और जब क्रॉप वॉश हो जाए उसके बाद आपने ना बर्ड को उसके लिए कॉलिक ड्रॉप भी यूज़ होते हैं, लेकिन कॉलिक ड्रॉप फीड में भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे दे के 7-8 ड्रॉप उसके ऊपर से फीड करवा सकते हैं, ठीक है। और जब आपने पहले कॉलिक ड्रॉप देने हैं, फीड में ऐड नहीं किए, फिर आपने 10 से 15 मिनट बाद फीड करवानी है। और जो फीड आपने करवानी है उसमें ये ख्याल रखना है कि एक फीड लाइट हो, फीड का टेम्परेचर ठीक हो, फीड जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्लीन हो, ठीक है। और उसके बाद फीड अगर आप 20 सीसी 25 सीसी करवा रहे हैं, बर्ड के हिसाब से आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपने सिर्फ 5 से 10 सीसी पतली फीड करवानी है, क्योंकि बर्ड का क्रॉप पहले ही इस कंडीशन में नहीं होता कि वो फीड डाइजेस्ट करे। जब हम उसको और ज़्यादा फीड करवाएंगे तो वो फिर फीड में प्रॉब्लम करेगा। तो ये होता है इसका ट्रीटमेंट जो इनिशियली हम करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको बात बताई है कि जो रीज़न हैं वो सारे ह्यूमन एरर्स की वजह से ये प्रॉब्लम आता है, तो बस आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अब आपके साथ मैं कुछ एग्जांपल्स शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जो पिछले दिनों मुझे इसके केसेस देखने को मिले हैं और ख़ुद मेरे साथ भी ये केस आया है, और मैं उसका भी आपके साथ रीज़न शेयर करता हूँ कि मेरे से मिस्टेक कहाँ पे हुई है। तो एक व्यूअर के बर्ड में इशू आया सबसे पहले। उसमें यह था कि रिंग नेक का चिक था, उन्होंने 5 से 10 दिन का चिक ना हैंड फीड पे उठा लिया। तो हैंड फीड पे उठाने की वजह से ना उसमें ये हुआ कि तो इम्यूनिटी नहीं थी, तो उसमें स्लो क्रॉप का इशू आ गया। उसने फीड ना डाइजेस्ट करनी और फीड में वॉमिट वगैरह करते रहना, ठीक है।
उन्होंने फीड देनी, फीड डाइजेस्ट ना होनी, फीड कम देनी, उससे बर्ड क्या डे बाय डे वीक होता गया और इवेंचुअली एक्सपायर हो गया। उसके साथ के 3 चिक जो थे, मतलब टोटल उन्होंने 4 चिक उठाए, वो 15-20 दिन के चिक थे बाकी के। ये छोटा चिक था, सबसे बाद में हैच हुआ लेट, तो ये छोटा रह गया और इसको फीड में ये प्रॉब्लम आया। उसके बाद जो मेरे साथ प्रॉब्लम, जो मैंने आपको रीज़न बताया है, उसमें इशू ये था कि मैंने चिक्स को फीड करवा के के चिक्स मेरे पास आए, आपने मेरी वीडियोस में भी देखा, ठीक है। मैं फीड करवा के बिल्कुल हेल्दी, एक्टिव, कोई डिजीज़ नहीं, ठीक है। बर्ड को बहुत अच्छे माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ में जा रहे थे। मैं फीड करवा के ब्रूडर में रख के चला गया। अब ब्रूडर में ह्यूमिडिटी मीटर नहीं लगा हुआ था और ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने की वजह से वो चिक दब गए, ठीक है। और चिक दबने की वजह से वो क्रॉप जो है उस पर वेट आया या जो भी हुआ, और वो एक चिक एक्सपायर हो गया। आके जब मैंने उसको देखा, दूसरा चिक नियर टू एक्सपायर था, ठीक है। और विद इन हाफ आवर वो भी एक्सपायर हो गया था। मेरे 2 के चिक्स ह्यूमिडिटी की वजह से एक्सपायर हुए, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने की वजह से। इसके बाद एक मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त, उनका ब्लू एंड गोल्ड और एक अफ्रीकन ग्रे का पीस एक्सपायर हुआ स्लो क्रॉप की वजह से। अब हुआ किस तरह से कि उन्होंने ब्रूडर में रखा हुआ था, सेम ब्रूडर में। इसमें एक रीज़न ये भी आ जाता है कि आप इन्फेक्टेड बर्ड लाते हैं कहीं बाहर से, उसमें पहले से ये इशू होता है और हमें पता नहीं चलता। अक्सर जो ब्रोकर है या ब्रीडर है वो इस तरह सेल कर देता है और हमें नहीं पता होता, हमारे यहाँ आके वो सारे बर्ड डैमेज कर देता है। तो ये इशू हुआ उनके साथ। उनके जो अफ्रीकन ग्रे में था, शायद उसमें ये स्लो क्रॉप का वायरस था, और अफ्रीकन ग्रे और उसके साथ जो था ब्लू एंड गोल्ड सेम ब्रूडर में पड़े थे। अब हुआ ये कि अफ्रीकन ग्रे में इशू आया, अफ्रीकन ग्रे से ट्रांसफ़र हो गया उसमें ब्लू एंड गोल्ड में। कंटेमिनेशन हुई कि वो सिरिंजेस वगैरह के साथ, और कंटेमिनेशन सिरिंजेस वगैरह के साथ नहीं हुई, ठीक है। अब वो बहुत अच्छी तरह से केयर कर रहे थे इसकी, कि मतलब ना फीड वगैरह, सिरिंजेस वगैरह सारा उन्होंने सेपरेट रखा हुआ था। लेकिन अब इशू कहाँ पे आया, वो सेम ब्रूडर में पड़े थे। तो अफ्रीकन ग्रे से ब्लू एंड गोल्ड में वो ट्रांसफ़र हुआ, और पहले ब्लू एंड गोल्ड एक्सपायर हो गया। उन्होंने बताया कि रात को मैंने देखा फीड रोक गया है, और फीड रोकने के 8 से 10 घंटे बाद चिक एक्सपायर हो गया। तो वो ब्लू एंड गोल्ड का बहुत अच्छा हेल्दी चिक था, वो था भी मदर रेस, ठीक है, काफ़ी दिन तक, और बहुत अच्छी ग्रोथ में जा रहा था। उसके बाद अफ्रीकन ग्रे भी एक्सपायर हो गया। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जो ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है, या जो भी हम कह सकते हैं, जो रीज़न मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपके जो स्लो क्रॉप के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो ये है आज की वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो हैंड फीड पे चिक रेज़ कर रहे हैं या रेज़ करेंगे, क्योंकि ये इशू आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि इसमें एक जो है वो ब्रीडर्स या ब्रोकर्स वो हैं, वो अर्ली स्टेजेस पे चिक्स उठा रहे हैं, उनके साथ फिर ये वायरस ना आगे ट्रांसफ़र होता जा रहा है। तो ये बस कुछ टिप्स हैं आपके लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।